नमस्कार साथियों, मैं हूं CL विरास और आप पढ़ रहे हो भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन सी धातुएँ पाई जाती हैं, किन किन पदार्थों से हमारे पृथ्वी की जो लय है, तय है, सतह हैं वो बनी हुई हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी है वो किन किन महत्वपूर्ण स्रोतों से ज्ञात की जा सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आंतरिक पृथ्वी की जानकारी के जो आंतरिक जो स्रोत है, तो जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब देखिए, 3 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। पहला जो स्रोत है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग से सतह से लगभग 6600 किलोमीटर यानी कि 6400 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो सतह से, यानी कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है सतह है, तो ये सतह है, सतह से जो आंतरिक भाग है उनकी दूरी है वो लगभग कितनी है, 6400 किलोमीटर। अब देखिए, वास्तविक दूरी के बारे में बात करें तो 6371 किलोमीटर। देखो, परीक्षा में दोनों ही बातें पूछी जा सकती है। पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग से सतह की जो लगभग दूरी है वो कितनी है। अमूमन ये 6400 किलोमीटर लिखा होता है लगभग दायरे में, और अगर फैक्ट पूछे तो 6371, यानी समथिंग 6400 किलोमीटर के आसपास ही है। तो आपको ये दोनों ही बातें याद रखनी है, 6400 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। अब देखिए, वास्तविक रूप से मानव की पहुंच है। अब देखो, मानव की पहुंच कितनी है, यानी पृथ्वी की गहराई तो देखो कितनी है, 6400 किलोमीटर के समथिंग है। लेकिन मनुष्य की पहुंच कितनी है, मनुष्य कितना पृथ्वी को आंतरिक रूप से खोदे तो कहाँ तक उनकी पहुंच है, यानी कि वो कहाँ तक गहराई तक जा सकता है। तो देखिए, पृथ्वी की जो वास्तविक रूप से मानव की जो पहुंच है वो 12 से 15 किलोमीटर तक है। यानी कि मनुष्य 12 से 15 किलोमीटर, जो मनुष्य है, मानव है, वो पृथ्वी के 12 से 15 किलोमीटर के बीच में, या 12 से 15 किलोमीटर तक आंतरिक रूप से खुदाई कर सकता है और वहाँ तक वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके अंतर्गत क्या है पृथ्वी मैंने पहले ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य से अलग हुई है ना। तो सूर्य का ही भाग है, तो सूर्य क्या है, तेज गर्म है। अब उनसे अलग हो गया तो धीरे धीरे गर्म होगा, तो धीरे धीरे जैसे ठंडा होगा। जैसे सूर्य गर्म है तो पृथ्वी भी क्या है, गर्म है, लेकिन इसको ठंडा होने में कई वर्ष लगेंगे। तो देखिए, एक आग का गोला था और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो हमारी पृथ्वी अभी तक ठंडी नहीं हुई है। तो देखिए, 12 से 15 किलोमीटर तक ही हम गहराई में जा सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो क्या होगा, गर्मी लगेगी, क्योंकि आग का गोला है। अभी तक तो पूरी तरीके से हमारी पृथ्वी ठंडी हुई नहीं है। तो मनुष्य की जो पहुंच है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में 12 से 15 किलोमीटर। ये आप याद रखो कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 12 से 15 किलोमीटर। अब देखिए, सर्वाधिक गहरा, अगर जैसे कोई कूप कहे, जैसे कूप ही कहूँगा मैं, जैसे नलकूप तो इतना होता नहीं क्योंकि पानी तो इतनी गहराई में है नहीं। लेकिन जो तेल के जो कुएँ हैं वो क्या है, काफ़ी गहराई तक पृथ्वी के अंतर्गत खोदे जाते हैं और उनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, द्रव पदार्थ जैसे पेट्रोल है, डीजल है। तो देखिए, उनके जो कुएँ होते हैं वो क्या है, जो कूप होते हैं वो बहुत गहराई में खोदे जाते हैं। तो सर्वाधिक जो गहरा है, सर्वाधिक जो गहरा तेल कूप है, यानी कि तेल का जो कुआं है वो कहाँ पर है भाई, तेल कूप है वो पेंसिल्वेनिया
पेंसिल्वेनिया है ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में यूएसए के अंतर्गत पेंसिल्वेनिया जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक गहरा तेल कूप खोदा गया है। अब देखिए आगे बात करें तो विश्व की जो सर्वाधिक जो गहरी खान की बात करें, जैसे खानें होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के जैसे धातुएं निकाली जाती हैं, तो सर्वाधिक जो गहरी खान है वो किम्बरले में है। कहाँ पर है? किम्बरले। और आपको पता ही है किम्बरले कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत जो किम्बरले है वो सर्वाधिक गहरी खान है। ये खान है, ध्यान रखना, ये खानों से क्या निकाला जाता है? धातु अधातु जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं। तो किम्बरले है जो दक्षिणी अफ्रीका की महत्वपूर्ण खान है, जो क्या है? सर्वाधिक गहरी खान है। अब देखिए इसी प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी है वो मैंने बताया 3 महत्वपूर्ण स्रोतों से उपलब्ध की जा सकती है। तो जो पहला जो हमारा स्रोत है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो सिद्धांत है उसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसे पृथ्वी की जो उत्पत्ति के संबंधी जो सिद्धांत है इसके द्वारा ये सटीक सिद्धांत नहीं माना। कई विद्वानों अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन सभी का सर्वमान्य कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है वो इतना सटीक सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। तो ये इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना सटीक रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है इसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भू आकृति विज्ञानियों के द्वारा, भूगर्भिक विज्ञानियों के द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए, इसी वजह से सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो स्रोत है, उसके द्वारा देखिए किस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत है, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। तो इनडायरेक्ट सोर्स के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने किस प्रकार से अपने मत रखे हैं। तो भू आकृति विज्ञानियों व भूविज्ञानियों के द्वारा कुछ अप्रत्यक्ष विश्लेषण के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए भू आकृति विज्ञानियों और भूविज्ञानियों के द्वारा क्या क्या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में कुछ अप्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए उसमें भी 3 प्रकार के इन्होंने आकार, 3 आकारों के रूप में अनुमान लगाया है। पहला आकार है वो घनत्व है, यानी कि डेनिसिटी। अब देखिए डेनिसिटी के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है कि ऊपरी भाग है वो 2.6 से 2.8। तो देखिए घनत्व है वो 2.6 से 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जो पृथ्वी के जो आंतरिक जो घनत्व है 2.6 से 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक उन्होंने माना है। तो उसके द्वारा हम घनत्व के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर है वो है हमारा क्या है? दबाव है। क्या है? दबाव, यानी कि प्रेशर है। तो प्रेशर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितना प्रेशर है, कितना दबाव है, और उस दबाव के द्वारा भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आंतरिक भाग की ओर दबाव क्या है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर के भाग में जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर है, दबाव है, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। घनत्व और दबाव दोनों ही क्या बढ़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा और प्रेशर है, डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही क्या करेंगे? उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें बढ़ेगा। अब देखिए तीसरा एक और इसका पॉइंट है वो है टेम्परेचर। मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। टेम्परेचर, तापमान। अब देखिए टेम्परेचर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो टेम्परेचर है वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर को पढ़ना ही पड़ेगा,
टेम्परेचर के द्वारा ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर यानी कि तापमान है। तो पृथ्वी का जो मूल पदार्थ है, पृथ्वी का जो मूल पदार्थ सूर्य से क्या है, तप्त पदार्थों से बना है। मैंने पहले भी बताया कि पृथ्वी क्या है, सूर्य से ही अलग हुई है, सूर्य का ही एक क्या है, पार्ट है, भाग है। तो पृथ्वी का जो मूल भाग है वो सूर्य से क्या है, तप्त है, गर्म है, तेज क्या है, तापमानमय है, तप्त है। तो तप्त पदार्थों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। अब तो इसीलिए क्या है भाई, तापमान तो क्या होगा, जैसे सूर्य क्या आग का गोला है, ज़्यादा तापमान है, तो इसी के रूप में देखें तो हमारी पृथ्वी भी क्या है, सूर्य का रूप ही है, पार्ट है। तो वो भी क्या होगी, पृथ्वी भी वो भी तपती होगी, गर्म होगी। इसीलिए उसका टेम्परेचर जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, जैसे देखिए बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक भाग में यानी कि पृथ्वी की जैसे ही गहराई में जाएंगे, आंतरिक भाग में जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर, ये देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे ही ये पृथ्वी के अंदर के भाग में जाएंगे, पृथ्वी को जैसे ही आंतरिक भाग में हम खोदेंगे या जितने पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर यानी कि पहले 32 मीटर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे पृथ्वी की सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर सामान्य जो तापमान होगा उससे 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री जो क्या है तापमान होगा, 1 डिग्री सेल्सियस है, तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और जैसे ही ऐसे आगे से आगे गहराई में जाते जाएंगे, उसको खोदते रहेंगे तो प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती रहेगी। ऐसे करते करते पृथ्वी के जैसे देखो 6400 किलोमीटर तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी आग का गोला है, आदमी वहाँ जीवित ही नहीं रह पाएगा। और मनुष्य की जो पहुँच है वो 12 से 15 किलोमीटर तक ही है। तो इसी हिसाब से पृथ्वी जैसे अंदर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ता रहेगा। तो तापमान के हिसाब से हम सही तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो इनका एक और महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष के बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रत्यक्ष यानी जो आँखों के द्वारा देखा जा सकता है, जिसको हम समझ सकते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत क्या है, अब देखो जैसे तापमान, जैसे हम कह रहे हैं कि 32 मीटर की गहराई पे जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, वृद्धि हो रही है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, हम इसको आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। अब हर कोई व्यक्ति तो प्रैक्टिकल करके खोद करके इतना नहीं कर सकता ना कि भी पहला 32 मीटर की गहराई खोद दी और 1 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर और 32 खोदो, ऐसा तो संभव नहीं है ना। ऐसा तो भाई हर कोई आम इंसान क्यों करेगा। कोई वैज्ञानिक अगर कोई खोद कर रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन जो प्रत्येक स्रोत है उसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखेगा। जैसे भरतजी सर बताते हैं प्रति प्लस अक्ष, यानी कि इसमें जैसे यण संधि पढ़ाते हैं तो इसमें यण संधि है प्रति प्लस अक्ष से, जो अक्ष यानी आँख के द्वारा, तो प्रत्यक्ष रूप से आँखों के द्वारा जो देखा जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्येक स्रोत के अंतर्गत देखिए, जैसे आपने देखा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, वॉल्केनिक प्रेशर के बारे में आपने, ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्केनिक प्रोसेस। तो ज्वालामुखी है। अब देखिए ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के बाह्य भाग में यानी कि सरफेस पे ऊपर भाग में, भाई ज्वालामुखी आएगी तो आंतरिक भाग से आ रही है, लेकिन हमें आंखों से दिखाई देगी, बाहर आएगा उसका जो मलबा है वो बाहर आएगा तो हमें पता चलेगा यहाँ पे ज्वालामुखी हुई। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है, अब देखिए ज्वालामुखी कैसे आती है, पृथ्वी के अंतर्जात यानी पृथ्वी के आंतरिक बल के द्वारा, अंतर्जात बलों के द्वारा प्रभाव से क्या होगा, जैसे पृथ्वी का आंतरिक जो बल लग रहा है उसके प्रभाव से आंतरिक भाग का मैग्मा सतह पर आना है। यानी ज्वालामुखी में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर बल लग रहा है, जैसे पृथ्वी के अंदर बल लग रहा है, अंदर बल लगने से क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर यहाँ बल लगने से क्या होगा, सतह पर क्या आएगा भाई, मैग्मा आएगा। यानी कि पृथ्वी का अंदर गरम गरम मैग्मा जो बाहर आएगा सतह पर, तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो मैग्मा सतह पर आता है
तो उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी अंदर से गर्म है। देखो सही तरीके से समझ में आ रहा है ना। जैसे पहले वाला जो स्रोत था पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसके द्वारा हम इतना नहीं समझ सकते थे, कई विद्वानों अलग अलग माना, सटीक नहीं माना। अप्रत्यक्ष में हम देख नहीं सकते, बात तो सटीक है लेकिन हम देख नहीं सकते, कैसे विश्वास करें। वो कहता मैंने आंखों से नहीं देखा, मैं विश्वास नहीं करता, सिद्धांत कुछ नहीं चलते। लेकिन तीसरा सिद्धांत क्या है, प्रत्येक स्रोत है। अब प्रत्येक स्रोत से तो आपको समझ नहीं पड़ेगा। ज्वालामुखी के बारे में सभी ने सुना है, पढ़ा है, देखा है, देख भी सकते हैं। तो उससे मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा कैसा होता है, गर्म होता है। तो इसीलिए पृथ्वी के अंदर के भाग से गर्म मैग्मा के रूप में ज्वालामुखी फटती है। तो अनुमान लगा सकते हैं और ऐसा सोच और समझ सकते हैं कि पृथ्वी आंतरिक रूप से क्या है, गर्म है। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे भूकंप ज्वालामुखी के जैसे देखिए भूकंप, देखिए भूकंप और ज्वालामुखी में थोड़ी भिन्नता है, उसके बारे में विस्तृत आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए भूकंप क्या है, भूकंप यानी भूमि का कंपन है, पृथ्वी हिलती है। भूकंप आता है तब क्या होता है, पृथ्वी हिलती है, अर्थक्वेक। तो देखिए जैसे इसमें देखिए गर्म मैग्मा लावा के रूप में प्रकट होती है, लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी में। अब भूकंप में क्या होता है, हमारी पृथ्वी क्या होती है, कंपन करने लग जाती है, जन धन की पृथ्वी पर क्या होती है, हानि हो जाती है जब भूकंप आ जाता है। तो देखिए भूकंपीय, अब जैसे भूकंपीय लहरें होती हैं, तो देखिए भूकंप आने का कारण क्या है, भूकंपीय लहरें हैं, यानी कि पृथ्वी पर वेव आती है। उन वेव के द्वारा हमारी पृथ्वी क्या होती है, कंपायमान हो जाती है। इसकी वजह से भूकंप आता है और पृथ्वी पर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की विध्वंस हो जाता है, किसका सृजन हो जाता है। तो देखिए ये सब आकृतियाँ पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के द्वारा होती हैं। अब देखिए भूकंपीय लहरों में, अब देखिए 30 से 100 किलोमीटर भूकंप की जो लहरें हैं वो 30 से 100 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होती है। यानी कि भूकंप की जो लहरें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के 30 से 100 किलोमीटर की गहराई से क्या होती है, वहाँ से उत्पन्न होती है। यानी कि भूकंप की जो लहरें, ऐसे नहीं होता कि भाई 6400 किलोमीटर के अंदर से आकर के ये भूकंप की लहरें आती तो वहाँ से यहाँ तक आएगी तो कोई पृथ्वी पर असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी पर ये ज़्यादा खतरनाक क्यों होती, क्योंकि ये ऊपर से 30 से 60 किलोमीटर से ही उत्पन्न होती, इसीलिए पृथ्वी पर जनधन की हानि होती है और भूकंप प्रभावशाली होता है। अब देखिए भूकंपीय लहरों के बारे में बात करते हैं विस्तृत तरीके से, तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम देखिए भूकंपीय लहरों के बारे में जानकारी डिक्सन ओल्डहम ने दी। मैं लिख देता हूँ, डिक्सन ओल्डहम। तो डिक्सन ओल्डहम महोदय ने सर्वप्रथम भूकंपीय लहरों के बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। अब देखिए ये कौन थे, ये भारत के जीएसआई के महानिदेशक टी ओल्डहम के क्या थे, पुत्र थे, टी ओल्डहम। तो देखिए डिक्सन ओल्डहम है वो कौन है, भारत के जीएसआई महानिदेशक रह चुके हैं, महानिदेशक टी ओल्डहम उनके पुत्र थे। उन्होंने भूकंपीय लहरों के बारे में बात की थी। अब देखिए भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं, नॉर्मली मैं बता देता हूँ। पी वेव यानी कि प्राथमिक लहरें, और द्वितीयक लहरें, और तीसरी है उनको एल वेव भी कहते हैं, यानी कि जो लव है, लव लहरें भी कहा जाता है इनको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब लहरों को हम अगली क्लास में विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।